स्वागत दोस्तों आपका चैनल के सामने चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी को बताएंगे दोस्तों पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर अब नेताओं के बीच में जुबानी जंग हो गई है तेज। बताएंगे कैसे अमित शाह पश्चिम बंगाल पहुंचे थे अपने पार्टी के समर्थन में प्रचार करने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी की ओर से शकुनी का नाम लेते हुए अमित शाह पर निशाना साधा गया है। बताएंगे क्या बताया गया है अमित शाह को और कौन से मामले को लेकर दोनों नेता आपस में भिड़ गए हैं। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट था कुलदीप सेंगर के मामले को लेकर, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, बताएंगे कौन सा आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से एमजी नरेगा को बदलकर जी राम जी योजना लाया गया तो उसका विरोध करते हुए प्रस्ताव पास किया गया है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल एक बार फिर से बंगाली अस्मिता के साथ खड़ा होगा और बंगाल में एक बार फिर से चौथी बार बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर 5 महीने के अंदर बंगाल के अंदर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। दोस्तों ऐसे में अमित शाह बंगाल के चुनावी दौरे के लिए पहुंचे थे, जहां पर अप्रैल और मई के बीच में चुनाव की संभावनाओं के बीच में 294 सीटों को लेकर टीएमसी और बीजेपी के बीच में जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। ऐसे में दोस्तों अमित शाह पहुंचे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने 5 बड़ी बातें कही। पहला, अमित शाह कहते हैं कि बंगाल में घुसपैठी बड़ी संख्या में टीएमसी की सरकार के दौरान आए हैं और महिलाओं की सुरक्षा पर भी निशाना साधते हुए बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर ले रहे थे। अमित शाह हिंदुओं की स्थिति को लेकर चर्चा करते हुए केंद्रीय योजनाएं रोके जाने का आरोप लगा रहे थे। 2026 के चुनाव में जीत को लेकर दावा कर रहे थे और बंगाल के विकास पर कम्युनिस्टों और टीएमसी की ओर से ताला लगाया गया, इस तरीके के दावे कर रहे थे। दोस्तों ममता बनर्जी ने इस पर जोरदार तरीके का जवाब दिया। ममता बनर्जी अमित शाह को लेकर कहती है कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल की जानकारी जुटाने के लिए यहां पर आया हुआ है। जैसे ही चुनाव आते हैं दुशासन और दुर्योधन बंगाल की ओर आने लगते हैं। आज बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी, तो फिर पेट्रापोल और अंडाल में जमीन किसने दी, इसका जवाब दो। बांकुरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी कहती है कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से आते हैं। अगर ऐसा है तो पहलगाम के अंदर जो हमला था वो क्या आपने करवाया था, यानी भाजपा वालों ने अमित शाह ने करवाया था क्या? सवाल तो एकदम सही है। अगर बंगाल से ही सारे घुसपैठी आते हैं तो फिर पहलगाम के अंदर जो हुआ क्या अमित शाह ने करवाया था? अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की सवाल एकदम सही है। ऐसे ही बीजेपी वालों को पूरे मामले पर निशाने पर लेना चाहिए और ममता बनर्जी की ओर से एकदम सही सवाल उठाया गया है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। ममता बनर्जी का यह बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के ऊपर आया है। पश्चिम बंगाल के दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार घुसपैठ पर रोक नहीं लगा पा रही है। अगर राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो यहाँ परिंदा भी नहीं पर मारेगा। बंगाल में सभी योजनाएं डेड एंड पर पहुंच गई है, यानी पूरी तरीके से खत्म होने पर पहुंच गई है। शाह बंगाल के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यहां पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उन्नाव के केस मामले को लेकर सजा याफ्ता पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 200 शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए जमानत के आदेश पर रोक लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सेंगर की जमानत पर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। सीबीआई के वकील ने पहले ही इस मामले को एक भयावह अपराध बताते हुए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध करते हुए सख्त सजा की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, यह दिलचस्प है दोस्तों। सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि फिलहाल हम आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में है। सामान्यतः सिद्धांत यह है कि चूंकि व्यक्ति अदालत से बाहर चला गया है इसलिए अदालत उसकी स्वतंत्रता नहीं छीनती, लेकिन यहां स्थिति विशिष्ट है क्योंकि वह एक अन्य मामले में जेल में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि यह भी तय किया जाएगा कि आरोपी लोक सेवक की श्रेणी में आता है या नहीं आता है। इस व्याख्या पर अदालत आगे विचार विमर्श करेगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सामान्यतः तौर पर यदि कोई व्यक्ति जेल से बाहर है तो अदालत उसकी स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग है क्योंकि आरोपी एक अन्य मामले में भी पहले से जेल में बंद है, तो हमको दखल देना पड़ेगा। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखी। दोस्तों उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने कई अहम पहलुओं पर विचार नहीं किया, जबकि यह मामला एक नाबालिग पीड़िता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस कारण अदालत परिसर में भारी बल तैनात किया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों कुलदीप सेंगर को वापस से जेल भेजने को लेकर जो आदेश जारी किया गया, वह भी आदेश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को काफी संघर्ष करना पड़ा और कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर नाराजगी भी जताई है। सवाल ये उठता है कि आखिर हाईकोर्ट के जज ने अपना बेतुका सा फैसला क्यों दिया था? क्या इसके पीछे भी कुछ बड़ा कारण है? सुप्रीम कोर्ट को जांच भी करवानी चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर इंडिया गठबंधन की पार्टी पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में वीबीजी रामजी अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर मनरेगा को खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। दोस्तों ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरनप्रीत सिंह सोंद ने विधानसभा के एक दिवसीय सत्र के दौरान सदन में चर्चा के लिए प्रस्ताव पेश किया। सोंद ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी यानी ग्रामीण या वीबीजी रामजी अधिनियम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, अनुसूचित जाति समुदाय और ग्रामीण मजदूरों को
बुरी तरह प्रभावित करेगा, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को खत्म करना चाहती है, जिसे बहाल किया जाना चाहिए। यानी मनरेगा योजना से लोगों को राहत मिल रही थी और अच्छे खासे लोगों को रोजगार का नया साधन मिल रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने मनरेगा योजना को यह बताकर हटाने की कोशिश की और रिप्लेस करने की कोशिश की कि मनरेगा में करप्शन होता है। लेकिन बीजेपी वाले आज तक ये नहीं बता पाए कि ये जो अलग लेवल का करप्शन कौशल विकास योजना में चल रहा है, इंटेंसिव वाली योजना में चल रहा है, तमाम बड़ी बीजेपी सरकार की योजनाओं में चल रहा है, आयुष्मान भारत का बुरा हाल है, तो क्या नरेंद्र मोदी इन योजनाओं को बंद करके कोई दूसरी योजना फिर से शुरू करेंगे? कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी की ज्यादातर योजनाएं करप्शन के भेंट चढ़ चुकी है। इसके बावजूद इनको केवल मनरेगा दिखाई देता है, क्योंकि इन्हें पता है कि ये सही से मनरेगा को लागू कर नहीं पाए, उसमें भ्रष्टाचार को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया, या फिर यूं कहिए कि भ्रष्टाचार को बढ़ाते बढ़ाते भी उस तरीके से नहीं बढ़ा पाए होंगे कि अपने नेताओं के जेब तक पैसा पहुंचे। शायद इसीलिए इस योजना को बर्बाद करके नई तरीके की योजना लाकर उसमें केंद्र सरकार के 60% और राज्य सरकार पर अतिरिक्त 40% का बोझ डाला गया है। इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं पैसा बचाना चाहती है ताकि दूसरी योजना में पैसा लगाए, और आप लोग जानते हैं दूसरी योजना में पैसा लगाकर कैसे भ्रष्टाचार के और मामले सामने आएंगे। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानसभा में वीबीजी रामजी अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया और बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर मनरेगा को मन से खत्म करने की कोशिश का आरोप लगाया गया। ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने विधानसभा के अंदर एक दिवसीय सत्र के दौरान सदन में चर्चा के लिए प्रस्ताव पेश किया। सौंद ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण या बीवीजी रामजी अधिनियम गरीब रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों, अनुसूचित जाति समुदाय और ग्रामीण मजदूरों को बुरी तरीके से प्रभावित करेगा, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को खत्म करना चाहती है, जिसे बहाल किया जाना चाहिए। प्रस्ताव के अनुसार राज्य विधानसभा में बीवीजी रामजी अधिनियम की निंदा की गई और कहा गया कि यह राज्य के गरीब मजदूरों, महिलाओं और कार्य संबंधित लाखों कार्ड धारक परिवारों को गारंटीकृत मजदूरी रोजगार के अधिकार को छीनता है। कुल मिलाकर दोस्तों एमजी नरेगा योजना को हटाना बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा बुरा साबित होगा। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने मंगलवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने मातृभूमि के प्रति सम्मान को दर्शाने वाले नारे वंदे मातरम को नफरत की भाषा में बदल दिया। राज्यसभा के सदस्य सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि बीजेपी समुदाय को बार बार एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके हरियाणा में विभाजनकारी राजनीतिक मॉडल अपना रही है। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष में राज्य को कई आधार पर बांटा गया, जाट बनाम गैर जाट, पंजाबी बनाम अग्रवाल और रविदासी वर्सेस वाल्मीकि, और सिख बनाम हिंदू और ब्राह्मण वर्सेस आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच में विभाजन पैदा करने का प्रयास किया गया। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि मेवात में हिंदू मुस्लिम के विभाजन पैदा करके समुदायों का ध्रुवीकरण किया गया। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि भाजपा ने सबसे ज्यादा समुदायों के बीच में ध्रुवीकरण किया हुआ है, इसके कई उदाहरण है। हरियाणा तो सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां पर जाट वर्सेस गैर जाट का मुद्दा बनाकर बीजेपी राजनीति करती है। साथ साथ दोस्तों टीएमसी का दावा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस बार 50 का आंकड़ा नहीं टपेगी। टीएमसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि 2026 के पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में आप लोग 77 तो छोड़िए 50 पर निपट जाओगे, यानी 50 का आंकड़ा अगर पार कर लोगे तो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों पिछली बार 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 77 सीटें पश्चिम बंगाल में जीत गई थी। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो सीटें आप लोगों ने जीती है, वापस से आप लोग 50 के नीचे आकर गिरोगे। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि ममता बनर्जी के पक्ष में धीरे धीरे करके माहौल और ज्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर बनता जाता है। और हर बार दोस्तों ऐसा देखने को मिलता है कि एक साल सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल होता है, लेकिन दूसरी साल फिर सरकार को जमकर जनता सपोर्ट करती है। इस बार जो माहौल है विधानसभा में ममता बनर्जी को एक तरीके से सपोर्ट करने वाला माहौल बनता जा रहा है। आप लोग की क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों बहन मित्रों का। जय हिंद।